भीमनगर में राजा आदित्य अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी दक्षिता संग रहता था। सुबह की नर्म धूप महल में फैल चुकी थी। दोनों राज्य की सीमा पर खड़े दूर तक फैली भीम नगरी की हरियाली देख रहे थे। दक्षिता, हमारे राज्य की शांति ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी पिताश्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमारी ने पिता की आंखों में वही चिंता देखी, प्रजा की सुरक्षा, राज्य की खुशहाली और अनजान खतरों की आहट। वो समझ रही थी कि ये बातचीत केवल पिता पुत्री नहीं, बल्कि एक राजा और उसकी उत्तराधिकारी के बीच की थी। पिताजी, प्रजा खुश है, पर जंगल में कुछ हलचल बढ़ी है। बेटा, आज तुम फिर से शिकार पर जाने का सोच रही हो? हाँ पिताश्री, तीर कमान को अभ्यास चाहिए। राजा आदित्य को मंत्री विक्रम की चेतावनी याद थी। जंगल में अजीब पदचार, टूटी शाखाएं और रात की रहस्यमयी आवाजें। वो बेटी को रोकना चाहते थे, पर जानते थे कि दक्षिता जन्म से साहसी योद्धा है, इसलिए चिंता के बावजूद उसे जाने दे रहे थे। दक्षिता, बेटा, जंगल की हलचल साधारण नहीं है। मुझे ये सब अच्छा संकेत नहीं लग रहा। पिताश्री, डरने की नहीं, सामना करने की कला आपने ही सिखाई है। मैं पूरी सावधानी के साथ जाऊंगी। हाँ, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम में साहस है, पर पिता होने का दर्द भी समझो। खतरा दिखे तो तुरंत लौट आना। वचन है पिताश्री, भीमनगर की राजकुमारी कभी पीछे नहीं हटती। जंगल की गहराई में अजीब खामोशी थी। अचानक राजकुमारी दक्षिता ने देखा कि एक वृद्ध ऋषि जंगली सुअरों के झुंड में फंस गए हैं। हालत बेहद खतरनाक थी और समय बहुत कम बचा था। ऋषिवर, घबराइए मत, मैं अभी आपको यहाँ से निकालती हूँ। दक्षिता ने तेजी से कमान चढ़ाई और तीर हवा में सीटी बजाते हुए निकले और सुअरों के बिल्कुल पास आकर जमीन में धंस गए। आवाज से सुअर चौकन्ने हुए और झुंड पीछे हटने लगा। दक्षिता ऋषि के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। जंगली सुअर उसकी मजबूत दृष्टि और तेज कदमों से डरकर जंगल की ओर भाग गए। बेटा, तुम्हारी बहादुरी देखकर मन प्रसन्न हो गया। ऋषिवर, आप जंगल में अकेले कैसे फंस गए? ध्यान कर रहा था, तभी ये खतरनाक झुंड अचानक आ गया। ऋषि की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन चेहरे पर अब राहत थी। वो अपनी छोटी थैली खोलते हैं। उसके भीतर से हल्की रोशनी फैलती है। दक्षिता आश्चर्य से देखने लगी कि ये रोशनी किसी छोटी गोल वस्तु से निकल रही है। बेटी, मेरी सहायता की है, उसके बदले ये जादुई अंडा स्वीकार करो। जादुई अंडा? ऋषिवर, इसका मैं क्या उपयोग करूंगी? ये साधारण नहीं, संकट में सहायता देने वाला चमत्कारी अंडा है। क्या ये सचमुच मेरी संकट की घड़ी में काम आएगा? हाँ, जब भी तुम्हें गहरी मदद चाहिए होगी, ये स्वयं प्रकट होगा। लो। दक्षिता ने अंडा दोनों हाथों से लिया। अंडा छूते ही उसमें से एक हल्की गर्माहट उठी, जैसे वो जीवित हो। उसे एक अनजानी ऊर्जा महसूस हुई, मानो भविष्य में ये अंडा एक बड़ा रहस्य खोलने वाला था। ऋषिवर, ये वरदान मैं आदर से स्वीकार करती हूँ। इसे सहेज कर रखना, ये तुम्हें किसी बड़े संकट से बाहर निकालेगा। ऋषि के ओझल होते ही कुछ देर बाद मंत्री विक्रम दूर से अपनी काली तंत्र विद्या के साथ दक्षिता पर नजर रखने लगा। जंगल से लौटने पर उसे अजीब घटनाएं घेरने लगीं। एक दिन महल के पास अचानक एक भारी पेड़ ठीक उसके सामने गिर पड़ा। ये कैसे गिर सकता है? हवा भी नहीं चली। राजकुमारी, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, जैसे ही पेड़ गिरने वाला था,
जादुई अंडा चमक उठा और एक अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे खींच लिया। सब वापस चले गए। अगले दिन दक्षिता महल के बगीचे में अभ्यास कर रही थी कि अचानक ऊपर से पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरने लगा। तभी वो अंडा राजकुमारी के पास से उछल के गिरने लगा। राजकुमारी उसे झुककर पकड़ने लगी और 2 कदम आगे बढ़ गई। तभी वो पत्थर उसके सामने जमीन में धंस गया। अरे ये क्या! इतना भारी पत्थर अचानक ऊपर कैसे टूटा? ये कोई संजोग नहीं हो सकता। महल में कोई न कोई घटना रोज होने लगी। राजकुमारी को मारने की कोशिशें बढ़ रही थीं, पर अंडा अदृश्य ढाल बनकर हर बार उसे बचाता रहा। उधर मंत्री विक्रम दूर से काले धुएं में कोई मंत्र फूंकता दिखता, फिर गायब हो जाता। एक शाम मंत्रियों की सभा से लौटते हुए दक्षिता की तरफ अचानक एक अनजान तीर आया। ठीक उसी क्षण अंडा नीचे लुढ़कता हुआ आया और दक्षिता उसे उठाने के लिए झुक गई। हे देव, ये तीर सीधे हृदय में लगता। हाँ, राजकुमारी, ये कौन कर रहा है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे खुद शक है कोई बहुत बड़ा दुश्मन हमारे बीच है। ये सभी हमले मंत्री विक्रम के थे, जो बचपन से तंत्र विद्या में डूबा राजा आदित्य के पतन का इंतजार कर रहा था। दक्षिता के बार बार बचने से वो क्रोधित हो उठा। एक रात काली आंधी और आग का भयावह गोला महल की ओर बढ़ाया। राजा आदित्य, रानी राधिका और दक्षिता तीनों महल के खुले प्रांगण में फंस गए। राजकुमारी दक्षिता, ये हमला सामान्य नहीं है। कोई बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन है। आदित्य, हमें यहाँ से निकलना होगा। आग तेजी से फैल रही है। उसी क्षण जादुई अंडा दक्षिता की कमर से नीचे गिरा। अंडा जमीन पर लुढ़का और अचानक तेज चांदी सी रोशनी फैलने लगी। फिर अंडा फट गया और उसमें से एक चमकदार सफेद से रंग का उड़ने वाला घोड़ा निकला। उसकी आंखें नीली और पंख चांदी जैसे थे। घोड़ा इंसानी आवाज में बोला, डरो मत, मुझे ऋषि महाराज ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। आप बोल कैसे रहे हैं? आप अंडे से कैसे निकले? ये मेरा जादुई रूप है। संकट बढ़े तो मैं प्रकट होता हूँ। क्या ये हमारे लिए भेजा गया रक्षक है? जी पिताश्री, ऋषि ने कहा था संकट में ये स्वयं प्रकट होगा। जल्दी कीजिए, आप सभी लोग मेरी पीठ पर बैठ जाइए। आइए। तीनों बिना देर किए उसकी चौड़ी पीठ पर बैठ गए। घोड़े ने पंख फैलाए और जोरदार हवा का झोंका उठा। घोड़ा आकाश में दूर तक उड़ता गया। नीचे पूरा राज्य आग और डर से कांप रहा था। दक्षिता, ये सब कैसे संभव है? तुमने ये अंडा कहाँ से पाया? जंगल में एक ऋषि को बचाया था, उन्होंने ये वरदान दिया। बेटे, तुम्हारा साहस ही आज हमारी रक्षा बना। जादुई घोड़ा पहाड़ों को पार कर अंधेरी गुफा में उतरा, जहाँ राजा आदित्य, रानी राधिका और दक्षिता भय और भ्रम में थे। घोड़ा कुछ पल रुककर धीरे से बोला, अब आप सभी सुरक्षित हैं। राजा आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके भीतर बेचैनी बाकी थी। अब तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? और राज्य पर इतना भयानक हमला क्यों हुआ? मैं राज्य में जाकर देखता हूँ कि असली दोषी कौन है। अकेले जाना ठीक है, वहाँ खतरा बहुत बड़ा है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। घोड़ा पंख फैलाकर जोरदार हवा के साथ आकाश में उड़ गया। राजा, रानी और दक्षिता एक दूसरे को देखने लगे। घोड़ा तेज गति से महल की दिशा में उड़ता हुआ पहाड़ियों के ऊपर से गुजरा। नीचे भीमनगर में अंधेरा और भय था। महल के प्रांगण में अचानक रोशनी दिखी और कोई राजा आदित्य की तरह कपड़े पहने राजगद्दी पर बैठा था। घोड़ा हैरान रह गया। ये क्या? राजा तो गुफा में है, तो फिर ये कौन है? उसने और करीब जाकर देखा। वो चेहरा, वो आवाज सब राजा आदित्य जैसा,
पर आंखों में अजीब सी काली चमक। महल के सैनिक उसी नकली राजा को झुककर प्रणाम कर रहे थे। प्रजा भी उसके आदेशों पर चल रही थी। घोड़ा और नीचे उतरा और वो दृश्य देखकर दंग रह गया। गोपाल और राजू जेल में कैद थे। घोड़ा तेजी से वापस गुफा की ओर लौटा। क्या पता चला? हमला किसने करवाया? ये सब आप ही करवा रहे हो। ये कैसा मजाक है ये? मैं तो यहाँ हूँ, मैं कैसे करवा सकता हूँ? मेरा मतलब कोई भेष बदलकर उसने आपका रूप ले लिया है। भेष बदलने वाला? लेकिन कैसे और क्यों? उसने राजा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा के ईमानदार सैनिक तक को जेल में डाल दिया। राजा आदित्य क्रोध से चिल्ला उठे। ये कौन विश्वासघाती है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं दूर का देख सकता हूँ। देखिए, कृपया अभी देखिए कि असली गद्दार कौन है। घोड़ा अपनी आंखें बंद कर स्थिर हो गया। उसके पंखों पर हल्की चांदी सी चमक फैलने लगी। हवा में कंपन हुआ, जैसे समय ठहर गया हो। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। वो तो आपका मंत्री विक्रम है। विक्रम? वही जो वर्षों से हमारा वफादार बना रहा। हाँ, वो तंत्र विद्या जानता है। उसने आपका रूप धारण कर लिया है। रानी और राजा आदित्य दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। मेरे ही सामने बैठा रहता था और अब मेरा ही राज्य छीनने आया है। प्रजा उसकी बात कैसे सुन रही है? क्योंकि वो बिल्कुल राजा जैसा दिखता है। वो मंत्र से लोगों को भ्रमित कर रहा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, राज्य को बचाना है। आप चिंता न करें, मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूँ। चलिए। हमें तुरंत महल पहुँचना है। राजगद्दी गलत हाथों में नहीं रह सकती। चलो। घोड़ा अपने पंख फैलाकर नीचे झुक गया ताकि तीनों उस पर बैठ सकें। घोड़ा तेजी से आसमान में उड़ा। कुछ ही मिनटों में महल की ओर चमकती आग और अजीब अंधेरा नजर आने लगा। घोड़ा नीचे झुका और सीधा महल के प्रांगण में उतरा, जहां नकली राजा गद्दी पर बैठा सब संभाल रहा था। अरे, ये कौन है? ये दूसरा, ये तो राजा जैसा दिखता है। हाँ, इसमें असली कौन है और नकली कौन है भाई? नकली राजा यानी मंत्री विक्रम राजा के रूप में ही गद्दी पर बैठा था, पर सबको वो राजा आदित्य जैसा दिख रहा था। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, ये आदमी बहरूपिया है। ये मेरा रूप चुराकर राज्य पर कब्जा करना चाहता है। मैं असली आदित्य हूँ। ये तंत्र विद्या से तूने मेरा रूप बना रखा है। मैं जानता हूँ कि तू कौन है। तुम झूठे हो। प्रजा मेरी है और राजगद्दी मेरी है। उसी समय घोड़े की नजर नकली राजा के गले में डले एक काले ताबीज पर पड़ी जो चमक रहा था। घोड़ा आदित्य के पास आया। राजा जी, अगर मंत्री के गले का ताबीज टूटे तो जादू खत्म हो जाएगा। अरे, पर मैं उस तक पहुंचूं कैसे? वो कड़ी सुरक्षा में है। युद्ध के बिना संभव नहीं है। उसका ताबीज उसे अजेय बना रहा है। रुकिए, मैं रास्ता निकालती हूँ। वो प्रजा की तरफ मुंह करके बोली, यदि हम असली राजा को पहचानना चाहते हैं तो दोनों में युद्ध करवाएं। प्रजा में हलचल मच गई। हाँ, सही है भाई, युद्ध से पता चलेगा। दोनों लड़ेंगे तभी असली राजा सामने आएगा। सही है। नकली राजा विक्रम भी मुस्कुराया। उसे भरोसा था कि उसका जादू उसे बचा लेगा। ठीक है, तो युद्ध से ही निर्णय होगा। आदित्य ने तलवार निकाली। प्रांगण में घोर सन्नाटा छा गया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। युद्ध शुरू हुआ। ताबीज के कारण विक्रम की शक्ति बहुत अधिक थी। उसके हर वार से काला धुआं उठता, जबकि राजा आदित्य कठिनाई से संभल रहे थे।
भीड़ सांस रोके खड़ी थी। दक्षिता ध्यान से तावीज की हर हरकत देख रही थी। उसके गर्दन पे वार करो, वही कमजोरी है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं राजा हूँ राजा, और झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं विक्रम। एक तेज वार हुआ और आदित्य ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और विक्रम के गले के तावीज की डोरी को काट दिया। तावीज के जमीन पर गिरते ही तेज धमाके जैसी चमक हुई। काला धुआं विक्रम के शरीर से बाहर निकला। उसके चेहरे का जादू टूट गया और असली मंत्री विक्रम सबके सामने आ गया। प्रजा स्तब्ध रह गई। अरे ये तो मंत्री है, ये तो राजा नहीं था। अच्छा, हमें धोखा दिया, ये तांत्रिक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा जादू, मेरा राज्य, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। तुम्हारा सत्य सामने आ चुका है, अब आपका न्याय होगा महाराज। सैनिकों, विक्रम को पकड़ा जाए और इसे जेल में बंद कर दो। ले जाओ इसे। सैनिक तुरंत उसे घसीटकर ले गए। प्रजा खुशी से झूम उठी। दक्षिता मुस्कुराई। घोड़े ने सिर झुकाया। राजा आदित्य ने राजगद्दी पर बैठकर शांत स्वर में कहा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है और बुराई का अंत होता है।